हेलो दोस्तों। मेरा नाम संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो पॉलिटी क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रेम्बल टॉपिक कवर कर लिया है। और प्रेम्बल टॉपिक कवर होने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, जो कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए घटना चक्र की जो बुक आती है पूर्वावलोकन, उससे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें, क्योंकि ये सारे स्टेट पीसीएस के और सारे यूपीएससी आईएएस के जो वो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन सब चैप्टर वाइज दिए होते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक मेरे ख्याल से यही रहेगी कि घटना चक्र से हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। और आपके पास अगर घटना चक्र की बुक है तो आप भी उसको ले लें और उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। देखिए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए पूरी पूरी इन लोगों ने जो है प्रेम्बल ही दे दी। लास्ट में पूछा संविधान में सभा में आज ये रिक्त स्थान, बस यहाँ पे क्या भरना है आपको, यहाँ पे आपको भरनी डेट कब लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 26 नवंबर 1949। इसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो क्या थी, देखिए ये हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि ये जो बाकी वर्ड हैं धर्मनिरपेक्ष, देखिए धर्मनिरपेक्ष वर्ड तो है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। और यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दिया हुआ तो ऑप्शन ऑप्शन ही गलत है। लेकिन अगर इनको मान लें एक तरीके से सही, तो भी धर्मनिरपेक्ष और जो हमारा वो है संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था, लोकतंत्रात्मक पहले से था, गणराज्य था। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है और जो समाजवादी है और जो अखंडता है वो 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद जोड़े गए हैं। तो 1950 में हमने आपको ये बताया था कि अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके बाद देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। हमने आपको बताया था कि जो उद्देशिका है हमारी, तो उद्देशिका प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने के एक न्यायमूर्ति वो गजेंद्र गडकर ने उन्होंने बताया था। तो ये हमने आपको उसमें अपने वीडियो में क्वेश्चन कराया है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा उद्देशिका, आंसर ए। चौथा क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व भ्रातृत्व यानी बंधुता का उसी क्रम में उल्लेख किया है। हमने आपको बताया था कितने प्रकार के न्याय न्याय हैं, 3 प्रकार के, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और बताया था समानता 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठक समानता और अवसर की समानता। तो ये हो जाएगा 3, 5, 2 और 1, बस ये तो आप ऑप्शन से ही कर सकते थे। पहला ही ऑप्शन इससे सही है अगर आपको पता है न्याय 3 प्रकार के हैं। उसका चलिए पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, इनमें से तो कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ये तो वर्ड सही जनवादी वर्ड नहीं है। जो सार्वभौम सत्ता संपन्न लिखा हुआ है इसका मतलब है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये मतलब ले सकते हैं। लेकिन ये प्रॉपर ये वर्ड नहीं दिया गया, इसकी जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और गणतंत्र जनवादी वर्ड है नहीं, जनवादी इसमें भी ये भी वर्ड नहीं है। और कौन सा जनवादी, इसमें भी ये भी जनवादी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये इसके ऑप्शन ही गलत हो गए। छठवां देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये मतलब वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष की तरह धर्मनिरपेक्ष वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी प्री में 1997 में। और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, तो यही आंसर सही हो जाएगा। ये हमने आपको अपने जो आपने अगर क्लास करी होंगी तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्या है। निम्न शब्दों पर विचार करें, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। देखिए, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। देखिए, अगर आपने प्रेम्बल को ध्यान से पढ़ा है तो आपने सबसे पहले देखा होगा सार्वभौमिक यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले आता है। तो सी हो गया, इसका क्रम क्या है, सी। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो समाजवादी वर्ड आ गया है। उसके बाद क्या होगा, ए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की जगह यहाँ पे दिया हुआ है धर्म निरपेक्ष, तो हम धर्म निरपेक्ष ले लेंगे, CAD। उसके बाद प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतंत्र, तो हो जाएगा बी, CADB। हमारा ये आंसर सही है। उसके बाद देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन,
ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? हमने आपको कल ही बताया था, 42वें संविधान संशोधन के 1976 के तहत ये शब्द जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और जो अखंडता वर्ड है वो जोड़ा गया है। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? ये सब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। देखिए यूपी पीसीएस में 2017 के मेंस में आया है क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 10 हो गए। 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना हमारी जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन हो गए 11। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12। देखिए आपने अभी तक देखा जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए हैं 11, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से बन रहे हैं। ठीक, तो देखिए मैं जितने भी मैं आगे इस तरीके से पढ़ाऊँगा इसी तरीके से आपका चलेगा और सारे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ पकड़िए, एक चीज़ पढ़िए और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना ही है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी सबसे सही रहेगा, तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी आप कंपटीशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में, देखिए 1975, इसको ध्यान से पढ़ना है, 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ठीक, तो हमें पता है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, तो क्या नहीं था? अखंडता वर्ड तो नहीं था। देखिए ये हमको यहीं से मिल गया, अखंडता नहीं था। बाकी बंधुत्व था, समानता था, संप्रभु था। संप्रभु मतलब वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसी को संप्रभु बोल दिया है। ठीक, तो अखंडता नहीं था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से जोड़े गए हैं? हमने आपको बताया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसमें क्या दिया हुआ है? समाजवाद दिया हुआ है, पंथनिरपेक्ष दिया हुआ है, ग्राम स्वराज ये वर्ड तो है ही नहीं, और ये तो पहले से ही था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 14वां क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए सबसे पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जो था उसका वो बना है, उसका जो आधार है वो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव है। उद्देशिका का जो आधार वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी प्रस्तावना में जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, न्याय, समाजवाद और ये बंधुता, तो इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो वही इसका मतलब है कि इसकी जो प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये सही है, इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो न्याय योग्य हैं। तो यही सारी बातें निकल के फंडामेंटल राइट्स में आ जाती हैं, तो वो न्याय योग्य हैं। ठीक है, इसलिए प्रेम्बल को जो है न्याय योग्य नहीं रखा गया है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोगों ने पढ़ा था केशवानंद भारती मामले में, जो है हमारी जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसका संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। देखिए इसका क्या मतलब हुआ? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को, देखिए संविधान के जितने प्रावधान हैं यह उसको रद्द नहीं कर सकता, मतलब जो प्रेम्बल है वो उसको रद्द नहीं कर सकती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये हमारे 1, 2 और 4 सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 15 नंबर। संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप मतलब जो न्याय योग, जो हमने अभी बात की कि न्याय योग नहीं है, तो ये लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये न्याय योग नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी सही।
क्योंकि इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आप न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? देखिए, ये क्वेश्चन आया भी है तो ये हमें ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। हम लोगों ने पढ़ा है 42वें संशोधन द्वारा संशोधन किया गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें में जोड़ा गया है। देखिए, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। ये सब हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 1949 में कौन कौन शब्द सम्मिलित नहीं थे? जो जो बाद में जोड़े गए हैं वो शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड नहीं थे। बाकी ये चौथा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 20, हाँ 20। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए, 3 बार आ चुका है यूपी पीसीएस में। उसके बाद देखते हैं, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। देखिए, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय है, लेकिन यहाँ पे ये सामाजिक और आर्थिक दिया, ये भी सही हो जाएगा। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा की समानता, ये प्रतिष्ठा के जो अवसर है वो भी। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे हमारे। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका बाद 22वां देखते हैं। जो एक दिया हुआ कथन और एक दिया है कारण। ठीक है, हमको क्या करना है? कथन और कारण पढ़ना है। वो कारण अगर कथन का जो समर्थन है वो कर रहा है तो इससे इसका मतलब हो जाएगा कि ए सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगर आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन सही है, तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। वो अगर गलत है तो ए सही है, आर गलत है। इस प्रकार से इसको इसके ऑप्शन पढ़ने जो इस तरीके से किए जाते हैं। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, ये हमें पता है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक, तो इसलिए ये कथन जो इसका आर जो है वो ए का समर्थन कर रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं 23वां नंबर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। लौकिक मतलब लोगों से, जनता से, इस प्रकार से जनता की सार्वभौमिकता है। ठीक है, तो ये कहाँ शुरू होती है? क्योंकि हम भारत के लोगों से, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से शुरू होती है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हम भारत के लोग से शब्दों से आरंभ होती है। उसके बाद 24 देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। सिंपल क्वेश्चन, एमपीपीसीएस 2016 के में आ चुका है। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। देखिए, ठीक, सार्वभौमिकता यानी सभी सभी का अपना जो है समान रूप से एक मानव। देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं 26वां। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, बिल्कुल गलत। हमने आपसे कहा था धर्मनिरपेक्ष का मतलब, या धर्मनिरपेक्ष तो वर्ड है ही नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष मान लें, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है वो और जो पंथ निरपेक्ष है, इनका जो इंग्लिश मतलब है वो सेकुलर ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है वो इंग्लिश का हिंदी बनाते टाइम सेकुलर का धर्मनिरपेक्ष ही हो गया हो। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, गलत। भारतीयों का को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का सही मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद और ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन क्या है? धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल सही, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये भी नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। देखिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही है।
हमने आपको बताया था जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो है वो होगा भारत में किसी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए। ये हमने आपको उसमें अपने वीडियो में प्रेम्बल की क्लास में हमने आपको बताया है। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हैं, आप हैं बी अचीवर्स के स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी भारत के पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसको भी इस तरीके से व्याख्या दी हुई है क्योंकि पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुता संपन्न यानी प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण वर्ड नहीं है। देखिए एम पी पी सी 2005 में पूछा गया एम पी पी सी का। उसके बाद 28वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखिए नहीं वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, इसी में झोल हो जाता है, इसी में गलत गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय है स्वतंत्र। सही, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही क्योंकि पूछा ही गलत गया है, इसलिए यही आपका गलत है, इसका मतलब यही आपका सही है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में और आया है आईएएस में 2017। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? क्या उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया, धार्मिक न्याय नहीं है, इसलिए यही आपका सही हो जाए क्योंकि पूछा ही गलत गया है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। और उक्त शब्द 1970 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, गलत, 76 में जोड़े गए हैं। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ये भी गलत। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, ये भी गलत। आंसर हमारा पहला सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो यही आपका हो जाएगा सही कथन। देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया। और आगे हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा हमने आपको बताया था ना, कौन सा भाग पूछा है। अगर ये पूछता कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल हो जाता आपका आर्टिकल 32, जो हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स में कवर करेंगे इस चीज़ को। तो फिर ये हो गया आपका जो भाग है संविधान की आत्मा, जो भाग है वो कहलाता है उद्देशिका। कौन उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है जन्म कुंडली? के.एम. मुंशी कहा है, हमने अपने कल के ही वीडियो में इस चीज़ को बताया है। जन्म पत्री, जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है, तो आपका ये हो जाएगा डी। उसके बाद देखते हैं 33, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने ये कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, और बी.आर. अम्बेडकर को हमारे संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ये हो गए हमारे 33 क्वेश्चन। बस थोड़े से और बचे हैं, मेरे ख्याल से शायद 10 क्वेश्चन और बचे हैं, कवर कर लेते हैं सारे के सारे। उसके बाद हमारी प्रेम्बल हो गई पूरी कवर। इसके अलावा हम लोग को सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत है, या और भी कोई नए क्वेश्चन बनते हैं किसी एग्जाम में तो वो देख लेंगे। देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? हमने आपको बताया था 1960 में बेड़ूबारी केस हुआ था, उसमें बताया था कि जो जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उनने ये डिसीजन दिया था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है बेड़ूबारी केस में। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक, यहाँ से आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। और देखिए केशवानंद भारती केस में तो कह दिया था कि ये हमारे संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है?
देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसकी जो व्याख्या उद्देश्य का शब्द का भाग है, ये धारणा वहाँ से आई थी। लेकिन जो केशवानंद भारती, जो हमने आपको केस बताया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का संविधान का भाग माना गया था। ये देखिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। लेकिन जो केस आया था प्रश्नगत वादों में से मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देश्य का जो है संविधान का भाग माना गया है। तो ये दोनों ही केस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ केशवानंद भारती केस का नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके बाद देखते हैं 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। देखिए, यहाँ पे वही क्वेश्चन वही है, आंसर ऑप्शन जो है वो चेंज हो गया, तो आपका आंसर भी चेंज हो गया केशवानंद भारती केस में। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ध्यान से आपको पढ़ने हैं कि केशवानंद भारती केस नहीं दिया गया है, तो हम लोग इस केस को जो है आंसर लगाएंगे। अगर दिया गया है तो केशवानंद भारती केस ही मानेंगे। ठीक, ये हो गया हमारा 36 क्वेश्चन। 37, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो उद्देश्य कहा था ना कि क्या हमें आदर्श और उद्देश्य हमें कहाँ से पता चलता है? प्रस्तावना से पता चलता है। ठीक, तो प्रस्तावना तो हमारा हो ही गया, उसके साथ साथ हमारे मूल अधिकार भी हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी पाया जाता है। इन तीनों में ही पाया जाता है और प्रस्तावना में भी पाया जाता है। तो इस क्योंकि ये देखिए, इसमें तीनों सही हो जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। ये तैयार होगा। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं। हमने आपको बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद 39 हो गए, 40। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? उद्देशिका में किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्थिक न्याय का उल्लेख जो है उपबंध जो है किया गया है। उसके बारे में ये हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमें आगे पढ़ना है। ठीक, उसके आगे देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका, फिर ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, संविधान का भाग नहीं है, और ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है। ये अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, ये भी सही है, लेकिन उससे उससे जो सबसे ज़्यादा सही है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य जो भाग हैं उनसे अलग होकर कोई अलग विधिक प्रभाव नहीं है उसका। ठीक, तो ये देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन आया है IAS के प्री 2020 में। अगला क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता, ये भी सही है, महत्वपूर्ण है, उपयोगिता भी है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है। शासन कैसे करना है ये भी हमें उद्देश्यों का पता चलता है, हमने आपसे बात करी थी उसमें। और संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है। देखिए, चारों के चारों इसमें जो है एकदम करेक्ट है, तो सबके सब सही है। इसलिए जो इसके जो आंसर हैं, देखिए 1 2 3 4 किसी में भी करेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसलिए देखिए इसमें भी स्टार बना हुआ है, तो ये चारों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 सबके सब सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन में कोई है नहीं, तो ये ऑप्शन ही गलत होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। गलत, प्रत्याभूत है।
देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। बिल्कुल गलत। सामाजिक समानता यानी जो समाजवाद वर्ड है वो हमारा जोड़ा गया 1976 में। तो देश में पहले से ही विद्वान थी, तो लेकिन ये इतना सही नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान में प्रत्याभूत है, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो ये रहे हमारे पूरे के पूरे प्रेम्बल टॉपिक के क्वेश्चन जो कि घटना चक्र में दिए हुए थे पूर्वावलोकन में। तो आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप लोग ले लें और उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें जो व्याख्या दी हुई है ये भी आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं अगर इसमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो। बाकी हम हमारे लगभग हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने किए हैं, जो कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी जो चीज़ें हमें आगे के उस क्लास में पढ़नी है, तो एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हमने जो प्रेम्बल में टॉपिक जो कवर किया है वहीं से ही आए हैं। तो आप पूरी पूरी जो है, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें और इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।